पर आपको तो इंट्रोड्यूस करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। सर सर सब अपना ही सर सर को स्वागत तो करें। यस, सब अपना ही फैमिली। यस, कर लो अपनी कर लो फिर। फैमिली है, मे बी वी गो डायरेक्ट विदाउट फॉर्मेलिटीज। ओके। वी आर ए फैमिली एंड द फैमिली नोज ईच अदर वेरी वेल। यस यस। यस सर, यस सर। अभी तक मैं आपके चैनल में तीसरी बार आया हूँ। पहली बार हमने बोला था कि क्यों युग परिवर्तन हो रहा है। सेकेंड टाइम ईगो पे कैसे काम करें, लेयर्स कैसे हटाएं, एंड द थर्ड टाइम व्हाट इज कॉन्शियसनेस शिफ्ट, कैसे होगा ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट, है ना। ये विशफुल थिंकिंग है या वास्तव में इसमें क्या हमें करना है। ह्यूमैनिटी जो कॉन्शियसनेस, ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस अब तक की एक रियलिटी को परसीव कर रही है, यहां से शिफ्ट होने वाला है। शिफ्ट वन बाय वन नहीं होता, जैसे छोटा छोटा चेंजेस है, दैट इज नॉट ए शिफ्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। 100 साल पहले जो लाइफ थी आज उससे अलग है, 50 साल पहले जो थी उससे अलग है। ये शिफ्ट नहीं है। शिफ्ट एक क्वांटम जंप है जो पिछले से कंपेरेबल नहीं है, दैट इज ए शिफ्ट। उस शिफ्ट के लिए हमारी कॉन्शियसनेस रेडी नहीं होती। मैं अपनी मदर से कहता हूं कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें लोग बीमार नहीं होंगे। सी ऑलवेज सेज ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूमैनिटी के अंदर जो प्रोग्रामिंग का बीज है वो इस शिफ्ट की बाधा है। आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये रियलिटी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है और हम सब इसके पार्टिसिपेंट हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हम हिस्सा हैं, और जब हम डिनाइल करते हैं तो हम इसके बाधा बन जाते हैं। बहुत तरीकों से बाधा बनते हैं। प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग गवर्नमेंट करती हैं, उसकी वजह से हम पेंडेमिक का हिस्सा बनते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तब हम निगेटिव का हिस्सा तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं क्योंकि फियर हमारे अंदर है। पॉजिटिव का हिस्सा बनने में डिनायल होता रहता है, दैट इज द वन थिंग। आज हम सब लोग इमेजिन करें जो ह्यूमन है, जो ये बॉडी है, इसका अपग्रेडेड वर्जन कैसा होगा। क्या ये ऐसे ही होगा, 60 70 80 साल जीना, बीमार होना, पैदा होते ही ऐसी बीमारियों से होना कि जिंदगी भर इलाज चलता रहे, या ये ह्यूमन नहीं है, ये एक एनोमली का हिस्सा है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रही है ह्यूमैनिटी पिछले सदियों से, और उसकी मेमोरी में यही हिस्सा बचा हुआ है। डिवाइन पोटेंशियल के साथ जो ह्यूमन अपग्रेड हो रहा है, दैट इज ए कॉन्शियसनेस शिफ्ट। वो ह्यूमन जो बीमार नहीं होगा, वो ह्यूमन जिसकी लॉन्गेविटी इतनी ज़्यादा होगी। हम सोचते हैं कि ह्यूमन सर्वश्रेष्ठ है। साइबेरिया में अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई, यहाँ से पंछी उड़ के जहाँ पे इंडिया में खाना है उनको पता है कि हमें खाना कहाँ मिलेगा। 8,000 किलोमीटर बिना जीपीएस के वो ट्रैवल करते हैं। कौन बताता है उनको कि वहाँ पे खाना है? और ह्यूमन के पास ये फैसिलिटी नहीं है। जेली फिश को साइंटिस्ट ने आई डोंट नो 51 टाइम्स हर्ट किया। वो पानी के अंदर उसको हट गया, उसको सुई से उसको करा, छोटा सा जीव होता है, वो पानी के अंदर गया, और जब वो वापस आया तो अपने सारे सेल उसने रीजनरेट करके नई जेलीफिश बाहर आई। अपने आप को इस तरह तक जानवर हील करते हैं बिना डॉक्टर के, बिना वैक्सीनेशन के, और वो सरवाइव करते हैं। और ह्यूमन जो है डिपेंडेंट है दवाइयों पे, बीमारियों पे। पैदा होते ही बच्चा पैदा होता है, 38 वैक्सीन लगाते हैं। सोचो, ये शिफ्ट है, एक ऐसा शिफ्ट जिसमें अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी, अपग्रेडेड वर्जन जो कभी बीमार नहीं होगा, फॉर एवर यंग। बुढ़ापा दिव्य नहीं है। आप कभी भी देखो, महातार बाबा जी को देखो, वो ऑलवेज यंग दिखते हैं। जितनी ईटी रेसेस की बातें होती हैं, दे ऑलवेज यंग दिखते हैं। एक कंडीशनिंग के कार्य हम सोचते हैं कि जीवन ऐसा ही होता है, पैदा होने से लेकर जवान होना, बूढ़ा होना, मरना, ये साइकिल में हमें जीना मजबूरी है। ऐसा हम मानते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होने से पहले उन्हें ये 3 चीज़ें दिखाई दी, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और उससे उन्हें वैराग्य हो गया। तो हम सोचते हैं कि ये हमेशा ही होता था, महात्मा बुद्ध के समय भी होता था, और सदियों से हमारी नॉलेज के हिसाब से ऐसा ही होता है। नहीं, फॉर एवर यंग ह्यूमन दिखना, दैट इज ए कॉन्शियसनेस शिफ्ट। इस शिफ्ट का बीज आपके अंदर पड़ना चाहिए। हम इसकी भूमि है जो इसको क्रिएट करेगी। अगर बीज ही नहीं होगा तो कैसे क्रिएट होगा? ये क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? क्योंकि अभी तक हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी यूज नहीं हो पा रही। उसके जो न्यूरॉन्स हैं, किसी भी कारण से उनमें ब्लॉकेज है।
वो 2-3%, 2.2% बेसिकली माना जाता है, एवरेज 2.2% हम यूज़ करते हैं। ये इतनी आसानी से होगा अगर ये 2.2% के ये अचीवमेंट हैं, 5% पे अगर ये हो जाए, कितने हमारे ह्यूमन कैसा होगा? 10% हो जाए तो ह्यूमन कैसा होगा? अगर आप सोचो तो आपको लगेगा यस इट इज वेरी इजिली पॉसिबल, व्हाई नॉट? जो हमारा डीएनए 90% जो जंक है, इसका अगर 50% हिस्सा भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, देन वी विल बी ए न्यू ह्यूमन, ऑल टुगेदर न्यू ह्यूमन, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉब्ली खाने पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा। यही अपग्रेडेशन है, जो पुराना उसमें कुछ नहीं बचता और नया उसमें आना शुरू होता है। जीवन में टेक्नोलॉजीज की हम बात सोचते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम पूरे स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी जिसको पुष्पक विमान कहते थे, मन की गति से चलता था, बिकॉज जो विमान था वो ऑर्गेनिक मटेरियल से था, वो एल्युमिनियम या किसी और चीज़ से, मोटर से नहीं चलता था, वो ऑर्गेनिक मटेरियल था। और हमारा जो बॉडी है, इस मटेरियल से जब हमारी स्पेस शिप क्रिएट हो और वो बॉडी से इंटरेक्ट करे, तो वो मन की गति से चलता है, सोचना भी नहीं पड़ता कहाँ जाना है, दैट विल मूव। दिस इज द शिफ्ट विच विल हैपन। एक ऐसा युग जिसमें हमने अभी तक जिया है, जिसमें हम समझते हैं कि लड़ाई इस युग का एक ह्यूमन का नेचर है। पिछले 2000 सालों में 10,000 युद्ध हुए हैं, हर साल 5 इस पृथ्वी पे। एक ऐसा युग जो लड़ाई से परे है, दैट इज कॉन्शियसनेस शिफ्ट। लड़ाइयाँ फियर पे आधारित होती हैं, फियर और कंट्रोल। अगर ये दोनों खत्म हो जाएं तो कौन किससे लड़ेगा? जीवन में संघर्ष पैदा होते ही, दिल्ली में जो लोग रहते हैं या बिग सिटीज में रहते हैं जानते होंगे, मेरी सिस्टर कि जब बेटी का एडमिशन कराने के लिए उसने 20 स्कूल में फॉर्म भरा था, नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए कि स्कूल में एडमिशन हो जाए, जबकि वो खुद टीचर थी और मेरे ब्रदर इन लॉ बैंक में थे। इसके बावजूद पेरेंट्स का इंटरव्यू हुआ होता है और 20 स्कूल में फॉर्म भरा कि अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो जाए, अगर सिलेक्शन भी हो गया तो भी वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम होते हैं दिल्ली में, बड़े सिटीज़ में। इतना संघर्ष कि पैदा होते बच्चे को नर्सरी से लेकर स्कूल में कंपटीशन, कौन नंबर 1 पे आएगा, किसको एक आगे एडमिशन मिलेगा बेस्ट यूनिवर्सिटी में, विदेश में जा पाएगा, जॉब का संघर्ष, और ये संघर्ष करने के बाद मर जाना, इस जीवन से मुक्ति, दैट इज ए कॉन्शियसनेस शिफ्ट। हर एक के अंदर एक सुपीरियरिटी का भाव, हमारा रिलीजन श्रेष्ठ है, इस रिलीजन के लिए मरने को तैयार हैं, दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। पिछले जो युद्ध हुए हैं उसके 2 कारण थे, नियंत्रण और धर्म के बेस पे बहुत सारे युद्ध हुए। कि जो बात होती है सेकेंड वर्ल्ड वार की जर्मनी में यहूदियों को ख़त्म करने के लिए, हमारी हिस्ट्री में हमें बताया गया कि मुगलों ने हमारे ऊपर ये अत्याचार किए एंड सो ऑन। धर्म को, अपने धर्म को बड़ा करके, अपने धर्म को इस्टेब्लिश करने के बेस्ड पे जो युद्ध थे, उसके बदले रिलीजियन, एक ऐसा रिलीजियन जो सत्य को समझ सके, जो इस यूनिटी को समझ सके, जो वननेस को रियलाइज कर सके, दैट इज ए कॉन्शियसनेस शिफ्ट दैट इज गोइंग टू हैपन। जिसमें सब रियलाइज करेंगे कि ये अभी तक एक मिथ था, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और सब के सब इस धरती पे जितने लोग हैं अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ये भ्रम है। असली धर्म कुछ और है, असली धर्म एक यूनिवर्सल धर्म है, ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा। जॉब पे जो कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन है, ये एजुकेशन नौकर बनाने के लिए है। असली क्रिएटिविटी, ह्यूमन की जो पोटेंशियल है वो दबा हुआ है। ये पोटेंशियल प्रकट होगा जब हम जॉब के लिए, सरवाइव करने के लिए सिर्फ नहीं जिएंगे। अभी तक की कॉन्शियसनेस सर्वाइवल बेस्ड है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी तरह जीवन ठीक ठाक सरवाइव निकल जाए, उसमें सारी क्रिएटिविटी के बीच छुपे रहते हैं, वो सारा अनफोल्ड होगा। ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने का है। ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्या हो गए, ये बीज हमारे अंदर पड़ेगा। ये हमारी फर्टाइल धरती है, जो सुन रही है ये फर्टाइल धरती है। इस धरती की जो फसल है ये ब्रिज बनाएगी, बाकी कुछ लोग इसको सिर्फ देख के फॉलो कर पाएंगे। समाज जो मनी के बेस्ड पे हायरार्कीज बनाता है, जिसके पास मनी है उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, ये सिस्टम ब्रेक होंगे। जब भी ये बात आती है, इमीडिएटली पहला रिएक्शन ह्यूमैनिटी के अंदर आता है कि अगर ऐसा होगा तो ह्यूमन आलसी हो जाएंगे, उनके पास मोटिवेशन ही नहीं होगा काम करने के लिए। ये बहुत रॉन्ग परसेप्शन है, या ये आइडिया कि बार्टर सिस्टम आ जाएगा, पाषाण युग में, स्टोन एज में जैसे हम जीते थे वैसा ही कुछ हो जाएगा। नो, पीपल रियलाइज
कि ये जो सिस्टम था, ये जो ब्रह्मांड का नेचर अबेंडेंस है, इसका अपोजिट जो है वो एनोमली है। इस ब्रह्मांड में कोई भी देखे कि अगर आम का एक गुठली बोते हो, कितने आम प्रकट होते हैं। यूनिवर्स अनंत है, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, 1% लोग जब 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं और मिजरी क्रिएट की जाती है, तब ये सिचुएशन आती है जिसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है। जब इसका उल्टा होगा तब सब लोग शेयर करते हैं, बिकॉज दे नो देयर इज एन अबेंडेंस। ये अबेंडेंस नेक्स्ट कॉन्शियसनेस शिफ्ट का लक्षण है जो होना है। ट्रैवल करने के लिए एक धरती माता जो पूरे सभी मनुष्यों के लिए होनी चाहिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। हम इस रिस्ट्रिक्शन से हटके पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होंगे, विदाउट रिस्ट्रिक्शन ट्रैवल कर सकेंगे। दैट इज ए कॉन्शियसनेस शिफ्ट। जो कम्युनिकेशन है, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली, ये रेडिएशन पे बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया जिससे बच्चे बीमार होते हैं और इसका रेडिएशन हमें हार्म करता है, हम टेलीपैथी कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज ए शिफ्ट। टेलीपोर्टेशन बहुत नॉर्मल बात होगी। ह्यूमन को ट्रैवल करने के लिए उस मशीनरी की डिपेंडेंट नहीं होगी, मन की गति से चलने वाले सिस्टम हो सकते हैं, टेलीपोर्टेशन हो सकता है। और जैसे महाअवतार बाबा जी जिस तरह प्रकट होते हैं, जैसा लोगों ने सुना है, और हमें लगता है कि शायद हो पाता होगा, शायद कोई महान लोग कर पाते होंगे। कॉन्शियसनेस शिफ्ट में जो सुपर कॉन्शियसनेस जिन लोगों ने अचीव कर ली थी, जो वो कर सकते थे, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में स्प्रेड होना है। जो सब कुछ वो कर सकते थे, वो सब कुछ ह्यूमैनिटी कर सकेगी। दैट इज द कॉन्शियसनेस शिफ्ट। जो ये सेपरेशन बेस्ड सिस्टम है, ये सिस्टम पे आधारित जो समाज है, इस समाज में सन्यासी, धर्म के बेस पे वाटिकान, ईरान पे शिया सेंटर, भारत में जो इस तरह के आश्रम बेस्ड सिस्टम है, टीचिंग है, शास्त्र हैं, सिस्टम, संस्कार हैं, ये अभी तक के लिए यूजफुल थे इस तरह के जीवन को जीने के लिए। ये आने वाले समय में हो सकता है कि डिसफंक्शनल हो। इसको छोड़ने का साहस, दैट इज ए कॉन्शियसनेस शिफ्ट। इसके बेस पे फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना, दैट विल नॉट हैपन। ये जानना कि इसके बियॉन्ड एक डायमेंशन है, ये डायमेंशन जो प्रकट हो रही है, ये इसके बियॉन्ड की डायमेंशन है, जो हमें करना है। अभी तक हम देखते हैं कि धरती माता की स्थिति जर्जर हो गई है। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर जमीन पे जब से हमने पिछले 50 सालों से या 100 सालों से ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जमीन पे डाले हैं, जमीन के अंदर केमिकल की काल्किफाई हो चुकी हैं, इतनी मोटी लेयर्स हैं जो वो आगे प्रोड्यूस करने में असमर्थ हो पा रही है धरती माता। ये सारी धरती माता के जो पेड़ पौधे हैं, इनमें जो जीवन है, इसकी जो लाइट है, ये लाइट की चमक, इसकी थोड़ी सी झलक अवतार मूवी में दिखाई गई थी, किस तरह का जीवन होगा। अभी हमारी जो आईज की कैपेसिटी है, इसकी एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को वो परसीव कर सकती है, इसके बियॉन्ड के कलर को परसीव नहीं कर पाती। न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, ये कल्पना नहीं है, कुछ लोगों को इस स्पेक्ट्रम के कलर ग्रांटेड हैं, वो उसको देख पाते हैं, वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो कॉन्शियसनेस सेपरेशन से हट के वननेस पे जा रही है, जो सर्वाइवल से हट के अबेंडेंस को जा रही है, इस कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अपने क्रिएटर को, रोल को जानना। हम सब क्रिएटर हैं। अहम ब्रह्मास्मि पहला वाक्य है। जब आप गुरु के पास जाते हो, शिक्षा देता है, तो वो 4 महावाक्यों में पहला वाक्य बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूं। उसने रियलाइज कर लिया होता है कि मैं क्रिएटर हूं। कोई इसमें घमंड नहीं होता, वो जानता है कि ये रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन करने का पोटेंशियल सब में इक्वल है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबके अंदर इक्वल पोटेंशियल है। सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है। सिर्फ जो डिसफंक्शनल्स की लेयर्स हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, ये लेयर्स हटते ही ये सारा पोटेंशियल प्रकट हो जाएगा और सबके लिए इक्वली प्रकट होगा। इस क्रिएटर को, रोल को जब हम जानते हैं, और ये सीड्स जो मैंने अभी बोले,
जब ये सीड्स हम इम्प्लांट करते हैं तो कॉन्शियसनेस नई रियलिटी को क्रिएट करना शुरू करती है। नई रियलिटी को क्रिएट करने की सारी संभावनाएं इस समय आ चुकी हैं। हम उस बेल्ट से गुजर रहे हैं जिसमें यहाँ पे ये सब पॉसिबल हो चुका है। इस पॉसिबिलिटी को लेकिन क्रिएट करने की जिम्मेदारी हमारी है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करेगी। हम जब रेजोनेट करते हैं इस आइडिया से तो हम इसका हिस्सा बनते हैं, और जब हमारी कॉन्शियसनेस में बीज पड़ता है, ये बीज नई रियलिटी को क्रिएट करता है जो आने वाले समय में प्रकट होना है। इस तरह ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगा। सारे सर्कमस्टेंसेस इस समय अवेलेबल हैं। जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, अगर एक अंधेरा कमरा हो, एक दीवार पे अगर हम टॉर्च से देखें तो जितनी दूर तक वो लाइट का गोला पड़ता है वो सिर्फ उतना देख पाती है। इसका मतलब नहीं है कि दीवार नहीं है। जब कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है तो वो ज़्यादा बड़ा देख पाती है, और अगर कॉन्शियसनेस पूरी एक्सपेंड हो जाए, जो पूरी दीवार को देख सके, एक बड़ी पिक्चर को देख सके, तब वो क्लियरिटी से देख पाती है। हमारी कॉन्शियसनेस इस समय इस दीवार को बहुत तेजी से ब्रॉड करने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ अगर हम समझ पाएं और सही रास्ते पे चलें तो हम बहुत तेजी से इस कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ही हम एक्सपेंड करते हैं, हम बड़ी पिक्चर देखते हैं कि इस बड़ी पिक्चर का ये जो प्रोसेस है, हम सोचते हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले से 15 सालों से या 10 सालों से या आफ्टर 3 इयर्स कोरोना के समय से बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है। नो, ये प्रोसेस, डिवाइन प्रोसेस 3-4 जनरेशन से चल रहा है। अगर आपको महाअवतार बाबा जी की टीचिंग पता हो तो उन्होंने कहा था, जब तक धरती पे ये असेंशन नहीं हो जाएगा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। दैट टीचिंग वार इन 1800। तो 200 से ज़्यादा साल से इस जनरेशन से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तब कॉन्शियसनेस रेडी नहीं थी, अर्थ की डेंसिटी कम थी, लेकिन फिर भी वो प्रिपरेशन का हिस्सा बने हुए थे। वो जो बीज था जो उस 200 साल पहले डाला था, अब वो बीज के वृक्ष बनने का समय है। वो सारे बीज, हम सब वो बीज हैं। उस समय की टीचिंग को हमने तैयार करते करते आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं कि हम सुन पा रहे हैं। हम डिनायल के मोड में नहीं है, बस हमें रास्ता पता लग रहा है कि कैसे करना है। अब हम उसको करने के स्टेप पे आएंगे। पहला फेज था तैयारी का, दूसरा फेज था इस पे काम करने का, अपने क्रिएटर के रोल को जानना और क्रिएटर के रोल को फिर क्रिएट करना। ह्यूमन के अंदर जो पावर है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन की जो पावर है, ये दिव्य है। ह्यूमन जिस चीज को भी विजुअलाइज करता है और वो विजुअलाइज करने में हार्ट की पावर इंक्लूड हो जाती है, दैट क्रिएट्स द रियलिटी। ये जो सीक्रेट की टीचिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ वो दिए थे डार्क फोर्स ने ह्यूमैनिटी को उस समय, आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि उनको पता था कि अगर ह्यूमैनिटी को ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो सिर्फ अपनी मैट्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करती रहेगी। वो सर्वाइवल मोड में है, मेरा मकान अच्छा बन जाए, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, इसके बियॉन्ड वो सोच नहीं सकती थी कॉन्शियसनेस। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी टीचिंग बिल्कुल करेक्ट है कि जो कुछ भी आप विजुअलाइज करते हो हार्ट की पावर से वो क्रिएट हो जाता है। अब इस टीचिंग को हमें अपने सुंदर भविष्य के लिए क्रिएट करना है। इस भविष्य में सारे इंक्लूड हैं, सारी जनरेशन इंक्लूड है, आने वाली जनरेशन इंक्लूड है। ये जो गिफ्ट है और ये जो हमारी पावर है, इस पावर को जानना, सिर्फ एक ये काम है। अगर हम इसको समझ पाएं और इसको क्रिएट कर सकें तो ये बहुत आसान है। इसमें जो बाधाएं हैं, जो हमारी एनर्जीज हैं, हमारी एनर्जीज का बहुत बड़ा हिस्सा अननेसेसरी कामों में फोकस हो जाता है। जो हमारी एनर्जी है, जो क्रिएटिंग पावर है, वो क्रिएटिंग पावर फोकस्ड है सर्वाइवल के लिए, या फिर वो फोकस है क्रिकेट मैच के लिए, या वो फोकस है डिस्कशन के लिए। इस तरह उसकी एनर्जी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। ये एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रही रियलिटीज। सिर्फ यही एक अंतर है। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को फोकस कर पा रहे हैं। और पिछले समय में जो कुछ भी तैयारी हुई, चाहे वो पत्री जी ने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाए या और जितनी भी टीचिंग थी, महर्षि अरविंदो ने बताया कि जो नेक्स्ट लेवल है ह्यूमैनिटी का, सुपर कॉन्शियसनेस है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि युग परिवर्तन है। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने के परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताया कि हमारा सोलर सिस्टम भविष्य में उस बेल्ट से गुजरेगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को लोग कहेंगे, लेकिन वो उस बेल्ट की एनर्जी होगी।
ये उन्होंने 70s में बताया था। वो सारी तैयारियां जो पिछले मनीषियों ने पिछले समय में की थी और महाअवतार बाबा जी की जो टीचिंग थी, वो सबको करके हम कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर सकते हैं। इस शिफ्ट के लिए हम सब पार्टिसिपेंट हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए इसको क्रिएट होगा। ह्यूमैनिटी, मैं बार बार कहता हूं, एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां पे सिर्फ दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ट्रांसह्यूमनिज्म की ओर है, दूसरा रास्ता हमारे डिवाइन जो पोटेंशियल है, दिव्य स्वरूप ईश्वर की तरह, वो डेवलपमेंट है। दोनों रास्तों के से कुछ पहले ह्यूमैनिटी खड़ी है, यहां से सबको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूं दूसरा नहीं होगा। सिर्फ उसकी चैलेंजेस होंगे, वो चैलेंजेस जगाने में सहायक होंगे, और कुछ जो लोग जो नहीं समझ पाएंगे, जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत, उस टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी की ओर उनका आकर्षण हो जाता है, वो भी वापस आएंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी एक चैलेंजिंग मोड़ पे खड़ी है, सिंगुलैरिटी के पहले खड़ी है। इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम ये नहीं कह सकते तमस के रूप में कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत पावरफुल हैं। ह्यूमन इतना पावरफुल है जिसको आप सोच नहीं सकते। जब ये अपनी पावर को जान जाता है, रामायण की कहानी है, हनुमान जी लंका के जाना था सीता माता को ढूंढने, और वो इस तरह खड़े थे तो कैसे पार करें, तो उनको कहा गया का चुप साध रहा बलवाना। अपना जो तुम्हारे अंदर जो पावर है सिर्फ उसको याद करो। ह्यूमैनिटी की सिर्फ ये सारी पावर स्लीपिंग मोड में है। जब ये याद आ जाएंगी तो कोई ताकत इस ट्रांसह्यूमनिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम स्लीपिंग मोड में रह गए तो रिस्क बड़ा है। सो दैट इज कि हमारा ये चैलेंज है कि हम जल्दी जागें। अब हमारी प्रिपरेशन का ये लास्ट फेज है, ऑलमोस्ट लास्ट फेज के पास आ चुके हैं हम। हमारी कॉन्शियसनेस जब छोटी होती है, दीवार पे छोटा सा वो एक जितनी लाइट जा रही है, जब वो उसको एक्सपीरियंस करती है, और पिछले सारे समय की जो टीचिंग है, उस टीचिंग का जो एक आधार है जिसमें हम मानते हैं कि कोई आके करता है तब युग परिवर्तन होता है। त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ, उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, और महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले आए। उसकी वजह से हम ह्यूमन अपने आप को बहुत छोटा मानने लगा है। नहीं, और अगर वो जो अवतरित हुए थे, क्या उसके बाद युग परिवर्तन हुआ था? रामायण के बाद फिर महाभारत हो गई, द्वापर काल आ गया। द्वापर काल में भी युग धर्म की स्थापना हुई, लेकिन फिर आज भी वहीं पे, यहाँ पे ह्यूमैनिटी तो वैसे ही है। ह्यूमन जब अपने आप को जानेगा तो वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। अपनी पावर को जानेगा, अपने अंदर जो डिविनिटी है उसको विकसित करेगा, और ये कलेक्टिव में पहली बार हमारी, कम से कम हमारी जानकारी में पहली बार है। इस प्रोसेस में जब हम सुनते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है, रेजोनेट भी करते हैं कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, तो भी ह्यूमन बड़ी जल्दी उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि ईटीज हमको सेव करेंगे, पिलेडियन आके हमको सेव करेंगे, जब सोलर फ्लैश होगी तो ये घटनाएं में हमको सेव करेंगे। नो, घटना होने के बाद हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हम अभी से अपनी टाइमलाइन में स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट करें तो ह्यूमैनिटी उस ट्रांजिट की ओर अपने आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डायरेक्शन लेना शुरू कर देगी। दैट इज आवर ड्यूटी। ये सारा जगत जो है हमारी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। जब हम ये जान जाते हैं, अगर एक नाव पानी में है, सुमी जी का मेडिटेशन है, इसके बाद हम सब मिलके करते हैं, जब वो नाव अपने आप को देखती है और वो नदी में है और नदी के थपेड़े पड़ रहे हैं, तो वो लेफ्ट राइट, वो सोचती है कि मैं हेल्पलेस हूँ, कोई आके मुझे बचा ले, कोई नाव को सहारा दे दे, क्या होगा। जब वो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है तो वो जानती है वो ही नदी है, तो वो अपने आप को उसके साथ फ्लो में बहने देती है। जब ये नदी आगे समुद्र में मिल जाती है तो वो ओशियंस में मर्ज हो जाती है, योग हो जाता है, क्रिएटर की पूरी पावर उसके हाथ में आ जाती है। छोटा सा एक मेडिटेशन हम 6-7 मिनट का है, मिलके करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। एक गुड न्यूज़ भी है, सब लोग मिलके करते हैं। मेडिटेशन के बारे में अभी शुरू नहीं हो रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बता रही है। जैसे बच्चे बोट बनाते हैं बारिश के लिए, तो आप
आप समझ लो कि आप बोट हो, ऐसे कागज़ की हल्की सी पतली सी बोट, और नदी है और नदी में वो बोट बह रही है। हाँ, बोट के लिए बड़ी कठिन है, पानी की धारें इधर उधर, एक थपेड़ा इधर से पड़ता है, एक उधर से पड़ता है, डगमगाती हुई चल रही है। और आप कोशिश कर रहे हो कि उसको अपने कंट्रोल में आए। रिवर राफ्टिंग यहाँ ऋषिकेश में करते हैं वो थपेड़े खाने वाले। ये कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। एंड अगर आप देखो कि सामने बिल्कुल एक बहुत गहरा वाटरफॉल आ रहा है और नदी में बहती जा रही है, कंट्रोल करने का मौका नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। और वाटरफॉल में जो बोट है अगर गिर रही है, जो पानी में वो डिसअपियर हो जाती है नाव, देन यू रियलाइज कि आप ही वो नदी हो। द स्मॉल बोट डिसअपियर्स एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट बिग रिवर, यू आर द रिवर। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम अपना छोटा और स्मॉल मानते हैं, उससे उस बिगर में ट्रांसफॉर्म होना। कमर सीधी करके बैठें, स्पाइन एरेक्ट, चिन को थोड़ा सा अगर नीचे कर सकते हैं, रिलैक्स, relaxed breathing, deep breathing, relaxed. आप एक बड़ी तेज बहावदार नदी में एक छोटी सी कागज की बोट की तरह हो। नदी आपको इधर उधर थपेड़े लगाती है, नाव ऊपर नीचे हो रही है। नाव कभी आगे नहीं बढ़ पाती, दूसरी दिशा में बह रही है। पूरी एफर्ट करने के बाद थकान और कोशिश, लेकिन हर बार नहीं सफल हो पाते। तेज बहाव दूसरी तरफ से आता है, नदी बोट पानी के अंदर भी चली जाती है, इधर उधर थपेड़े। आप जो हो इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, इस सिचुएशन हमारे ऊपर थोप दी गई है, क्या करें। थोड़ी और सामने बहुत गहरा वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है, उसको रिवर्स करने का टाइम भी नहीं है बोट को, नो चांस। बोट वाटरफॉल में नीचे गहरे में गिर जाती है, गहरे पानी में। इतनी तेज़ी से गिरती है कि वो बोट पानी में डूब जाती है, बहुत डिसअपियर होती है। दिस मोमेंट यू रियलाइज कि आप खुद नदी हो। फील द डांस ऑफ रिवर, ऑल वेव्स, ऑल एनर्जीज, वो आप ही हो। उत्साह नदी के डांस का,
अब इस मूवमेंट से नदी जो है समुद्र से मिलने की ओर चल रही है। आप ये नदी है वो ओशन समुद्र में मर्ज होके समुद्र बन गई है। इस अपने विस्तार को, समुद्र बनने को महसूस करते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ये मेडिटेशन हम लोगों ने ऋषिकेश में मिलके किया था, कॉन्शसनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सरेंडर की कॉन्शसनेस में आने के लिए। सरेंडर चेतना की बड़ी उच्च अवस्था है। सरेंडर जो है वो तमस नहीं है कि हमारे हाथ में क्या है, चारा क्या है, जैसे ह्यूमैनिटी अभी तक सोचती है कि सोलर फ्लैश आएगी, हमारे हाथ में क्या है, पेंडेमिक होगी तो ये हमें कंपेल करते हैं तो हमारे हाथ में क्या है। नो, अंडरस्टैंड कि ये जो सारा डांस है ये आपकी कॉन्शियसनेस का है। इस डांस को समझ के इसमें मर्ज होने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस को तैयार होना है। ओनली देन इट कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली। तमस के रूप में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में नहीं कर सकते। हम इस डांस को समझ के, इसके बड़े विजन, विराट रूप को समझ के हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट का। तो मैं अभी ऋषिकेश में इसुमी जी के साथ था और हम लोगों ने जो रिट्रीट की थी उस रिट्रीट में कृष्णा राव जी भी थे। कृष्णा राव जी ने लास्ट वीक में बताया कि हम लोग क्या और जल्दी दोबारा मिल सकते हैं। बहुत स्पॉन्टेनियस था। और लेकिन फिफ्थ डायमेंशन का एक और लक्षण है जो हम सबको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट विल बी वेरी स्पॉन्टेनियस। जो थर्ड डायमेंशन है ये प्लानिंग बेस्ड है, ये लीनियर बेस्ड है, इसमें स्लो है। इसमें प्लानिंग करते हैं कि ये बच्चा होगा, पढ़ाई करेगा, इसकी शादी होगी, रिटायरमेंट तक ठीक चल जाए, वो प्लानिंग करता है। और जो ब्रह्मांड का जो असली नेचर है वो स्पॉन्टेनियस है, वो सोचते हैं और वो क्रिएट होता है। जो क्रिएटर और उसका क्रिएशन, इसके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता। क्रिएटर एक साथ क्रिएट कर रहा है। तो जो फिफ्थ डायमेंशन का जो लक्षण है वो स्पॉन्टेनियस है। ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक ट्यूसडे को। कृष्ण राव जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या हम एक बार और रिट्रीट कर सकते हैं। मैंने कहा मैं वेडनेसडे को सुमी जी से मिलूंगा और फाइनल हुआ कि हम इस फरवरी में एक बार फिर इंडिया आ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग को इसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फरवरी में हम लोग फिर मिल सकते हैं एक बार। कहाँ पे ये रिट्रीट होगी? ये कॉस्मिक वैली में होगी। मैं 1 मिनट की वीडियो और प्ले करना चाहता हूँ उस कॉस्मिक वैली के बारे में। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव चेतना के विकास के लिए, ऊर्ध्व लोकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, ब्रह्मांड के विशेष ज्ञान को पृथ्वी पर लाने के लिए कॉस्मिक वैली एक महान ऊर्जा क्षेत्र है। इस पृथ्वी पर महान क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। पत्री जी का संकल्प और सपना है ये कॉस्मिक वैली। ब्रह्मश्री पत्री जी ने स्वयं कॉस्मिक वैली को पिरामिड गुरुओं की जन्मस्थली के रूप में घोषित किया है। ये पिरामिड मास्टर्स की तपोभूमि भी है। हर इंसान में आध्यात्मिक और आत्मशक्ति को जगाने और इस मानवता का मार्गदर्शन करने का जिम्मेदारी कॉस्मिक वैली निभा रही है। कॉस्मिक वैली में आध्यात्मिक साधकों के लिए 20 से अधिक शक्तिपीठ है। प्रत्येक शक्तिपीठ अद्वितीय ऊर्जा स्पंदनों से निर्माण किया गया है जो साधकों को अधिक आध्यात्मिक गहराई तक ले जाता है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक सेकेंड स्पेस में 5 दिन तक दोबारा इसुमी जी के साथ
और इसुमी जी कौन है, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग शायद ना जानते हों। मेरी मेंटर हैं, 2010 से मैं उनसे पहली बार मिला था और आज तक ये बॉन्ड है। सारी इंफॉर्मेशन है ये उनके द्वारा मुझे मिलती है, मेरे को डायरेक्ट फर्स्ट हैंड विजन वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, ये उनका ज्ञान है, उनके थ्रू, ये उनका मिशन है, उन्होंने कहा तुम्हें बताना है तो मैं बताता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में जो लोग भी हम लोग इस रास्ते पे हैं, उनमें एक कमी होती है, अहंकार जो है बहुत जल्दी जल्दी पाने की कोशिश करता है। जो पेशेंस है ये एक डिवाइन गुण है। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो मैं देखता हूँ कि आजकल लोग 6 महीने पहले किसी का नाम सुना और उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं बिना क्वेश्चन किए। तो इसुबी जी के साथ फर्स्ट हैंड मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है 2010 से मैं हूँ। और इसुबी जी इंडिया के लोगों को क्या दे सकती हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो कि वो तो जापान की हैं। इंडिया में जो क्रिया योग ट्रेडिशन है, जो महाअवतार बाबा जी की क्रिया का हाईएस्ट लेवल है, 6 लेवल की क्रिया होती हैं और बहुत कम लोग उस 6 लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। इसुमी जी 6 लेवल की क्रिया प्रैक्टिस करती हैं। सिर्फ इतना मैं आपको बता सकता हूँ उनके लिए। नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चंस आज के बारे में, कॉन्शियसनेस शिफ्ट के बारे में, व्हाटएवर। रिट्रीट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कृष्ण राव जी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और कृष्ण राव जी के बारे में बताता हूँ, लास्ट मोमेंट पे आए थे, समय की इनके पास भी कमी होती है आप लोगों को पता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में कृष्ण राव जी आए तो ये हैं। और कुछ और भी पार्टिसिपेंट हैं जो अभी भी यहाँ पे हैं। कुछ लोग जिन्होंने अक्टूबर में पार्टिसिपेट किया वो एक्साइटेड होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी ये रिट्रीट हो रही है। अगर वो नहीं भी आ पाए तो ये जाने कि जो उनके अंदर प्रोसेस इंस्टॉल किए थे वो चल रहे हैं। अगर वो नहीं आ पाते कोई भी चिंता मत करें, ये प्रोसेस जो बीज वहाँ पे पड़ा था उस बीज को जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर टाइम है। नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, अगर आएंगे तो बहुत खुशी है, तो हम सब मिलके उसको करेंगे।